नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी भी कई जगह बैठक में जा रहे हैं, कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 2024 को लेकर है और इसीलिए जो एनडीए के सहयोगी दल कभी ना कभी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता दी है कि पहले उनसे बात की जाए, उनको वापस एनडीए में शामिल करने के लिए। इसी कड़ी में आपने देखा कि अकाली दल से बातचीत हो रही थी, बातचीत अभी फाइनल दौर में है। इसी तरह से कर्नाटक में जेडीएस, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिस्सा था, अब वापस मिलाने की खबरें हैं और जेडीएस से समझौता हो गया है, ऐसा येदियुरप्पा ने कहा है। उन्होंने स्वागत किया है और कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने वाला है। और आपको बताएं कि 28 लोकसभा सीटें वहां कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में अभी फिलहाल में जो चुनाव विधानसभा के हुए, उसमें हालांकि कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटने के नाम पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाओं की बस यात्रा फ्री, 2,000 रुपये 3,000 रुपये महिलाओं को, प्रमुख महिला को मिलेंगे, 2,000 रुपये 1,500 रुपये 3,000 रुपये, इस तरह से युवाओं के लिए घोषणा कर दी और फ्री बिजली की जो घोषणा की। ये सारी फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद कांग्रेस सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन जिस तरह की वहां पर आक्रोश जनता में फूटता हुआ दिखाई दिया बिजली को लेकर के साहब बिजली नहीं आ रही है, विकास नहीं हो रहे हैं, वहां के जिस तरह से डिप्टी सीएम तक ये कह रहे हैं, डीके शिव कुमार, के भैया यहां हमारे पास जिस तरह से फ्री की रेवड़ी बांटी है उसके लिए पैसा नहीं है। अब जनता को ये समझ में आ गया 3-4 महीने के अंदर ही कि ये जो फ्री की रेवड़ी है ये बहुत भारी पड़ने वाली है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल बना है कि 28 लोकसभा सीटों में वो 28 की 28 जीते। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है कि 2024 का जो चुनाव है 350 प्लस का जो नारा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कोई लक्ष्य तय करती है तो आप देखें उसके लिए पूरी ताकत से लड़ती है। तो एक एक सीट का ये हिसाब लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 170 जो कमजोर सीट हैं उस पर पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम उनको बता दिए हैं गुप्त रूप से और उधर जो है काम करना शुरू भी हो गया है। 170 उन कमजोर सीटों पर जहां कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी या उनको हार का सामना देखना पड़ा था, खासतौर पे साउथ में पूरी ताकत से फोकस किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है, जमीन पर उतारा जा रहा है। तो ये तैयारी शुरू कर दी है और इसी में जेडीएस से समझौता ये दिखा रहा है कि फॉर्मूला वहां 28 सीटों के लिए जो तय हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि 23 सीटों पर, 28 में से 23 पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और वहां 5 सीटें जेडीएस को दी जा सकती है। जेडीएस 6 सीटें मांग रही है लेकिन 5 दी जा सकती है। आपको बता दूं आज के समय में भी वहां की जो स्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें हैं और वहां पर 1 सीट कांग्रेस के पास है, मात्र 1 सीट जेडीएस के पास है और 1 जेडीएस के सपोर्ट से निर्दलीय कैंडिडेट वहां से संसद में गए हैं। यानी एक तरह से कहें तो जेडीएस के पास वर्तमान में 2 सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 है। लेकिन आप बीजेपी का बड़ा दिल देखिए कि वो एक पार्टी को साथ लेकर चलने के लिए उनको 5 सीट देने के लिए तैयार है। यह है भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता। क्योंकि आपको बताऊं ये क्यों इस तरह का समझौता किया जा रहा है। जो मैंने बताया कि वहां जो कांग्रेस की सरकार फ्री की रेवड़ी देकर बनी है, 224 वहां विधानसभा हैं, उसमें कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं, बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 सीटें हैं। लेकिन जिस तरह का असंतोष वहां देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वहां के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आए दिन बयानबाजी कर रहे थे और जिस तरह से आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, जब वहां जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उसी समय वो कह रहे थे कि जनता ने मेरे नाम पर वोट दिया है, लेकिन पार्टी के आला कमान यानी दिल्ली से फोन गया तो उसके कारण मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है। यानी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे डीके शिव कुमार और वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के आला कमान की मर्जी से बना है और इसीलिए
वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आज नहीं तो कल सरकार गिरेगी, और जब सरकार गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करने के बजाय एक फ्रेश चुनाव करके फिर सत्ता में आएगी। ऐसा अब शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। आपको बताएं, जोड़ तोड़ करने से छवि खराब होती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि चाहे आपने देखा वेस्ट बंगाल, कई बार आवाज उठी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, फ्रेश चुनाव कराओ, ममता दीदी दंगे कर रही है। बिहार में भी लमसम इसी तरह की स्थिति बनी, जब नीतीश कुमार छोड़कर आरजेडी के साथ मिल गए, वहां से भी इस तरह की खबर आ रही थी कि बहुत सारे विधायक आरजेडी और जेडीयू दोनों के बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं या बीजेपी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां जोड़ तोड़ नहीं करा, वहां सरकार चल रही है, चलने देंगे। और जैसा कि अमित शाह जी ने घोषणा की है कि 2024 का चुनाव निपटने दीजिए, मैं तो उसके पहले ही कहता हूं कि उसके पहले ही नीतीश कुमार, जैसे ही आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और तेजस्वी जेल जाएंगे, नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे, उनसे उनकी पार्टी संभल नहीं रही है, वहां तभी सरकार गिर जाएगी। लेकिन अमित शाह जी की बात मान ले चलो कि भाई तब तक नहीं गिरती है और ये जेल नहीं जाते हैं, जमानत पे छूट जाते हैं, तो 24 के बाद तो बिहार की सरकार गिरना तय है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में यह बदलाव किया है कि वो जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएगी। कहीं अगर अस्थिरता आती है, जो सत्ता में दल हैं उनके अंदर कोई फूट होती है, तो वो जब तक खुद से टूट कर नहीं आएंगे वो अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी। महाराष्ट्र का ये उदाहरण है। महाराष्ट्र में आप देखें कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन दोनों के अंदर आक्रोश पनपा अपने नेताओं नेतृत्व के प्रति, तो अपने अपने तरीके से वो टूट कर आए, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले की बात हो रही थी कि जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला है वो बिहार में अप्लाई होगा, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि उससे छवि खराब हो रही है। कर्नाटक में भी अब आप देखते जाइए, 2024 का चुनाव, मेरी बात आज आप याद कर लो, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर लड़ेगी। 28 में से 28 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मान भी लो कि एक सीट कांग्रेस वहां जीतने में कामयाब रही होगी, नहीं, ये मैं बता रहा हूं, तो 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस दोनों मिलकर जीतेंगे। और जेडीएस को इसीलिए 5 सीटें दी हैं क्योंकि जब वहां विधानसभा का चुनाव होना है 24 के बाद, बिहार और कर्नाटक दोनों राज्यों में सरकार गिरेगी। तो कर्नाटक में भी जब चुनाव होगा तो अब तब आप देखेंगे कि डीके शिव कुमार कुछ लोगों को लेकर आएंगे और ठीक उसी तरह अलग गुट बनाएंगे जैसा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से टूटकर एकनाथ शिंदे आ गए, जिस तरह से एनसीपी में शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार लगा गए। डीके शिव कुमार एक अलग गुट लेकर आएंगे और उस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी कंडीशन पर चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ेगी, तो हालांकि आपको बता दूं, जब वहां चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो बीजेपी का वोट शेयर जो था वो 36% था, 36% वोट विधानसभा में मिले थे, और जेडीएस का वोट प्रतिशत 14% था। तो जेडीएस का वोट प्रतिशत कम है, लेकिन दोनों मिलाकर के ये 50 से ऊपर बैठ जाता है, और इसीलिए सत्ता में आने में जेडीएस के सहयोग की बीजेपी को जरूरत विधानसभा में पड़ेगी। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपना वोट प्रतिशत 52 था, 52, और इसीलिए लोकसभा का चुनाव जब आप देखेंगे कि मोदी जी के फेस पे होगा, मोदी जी के नाम पर होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की छवि खराब हो गई है, अभी हो गई है, 24 तक और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से अपने दम पर वहां सरकार बना सकती है। यानी जैसे मैंने बताया 28 सीट है, 28 में 25 फिर से जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि अपने 25 सांसद के साथ बाकी जो सहयोगी दल यानी जेडीएस है उसको भी सीटें मिले, यानी 28 की 28 पर भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ सीटें जीतना चाहती है लोकसभा की। और जिस दिन वो सरकार गिरेगी तब पूर्ण बहुमत के साथ अपना ही मुख्यमंत्री वहां वो बनाना चाहती है, ऐसा लगता है।
और इसीलिए ये जेडीएस से जो समझौता हुआ है इसका दो तरफा फायदा रहेगा 28 सीटें लोकसभा की जीतने में, और फिर जब विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में तब अपने बल पर सरकार बनाने में जेडीएस का सहयोग रहेगा। और फिर वो जो मैंने बताया कि जो डीके शिव कुमार हैं वो जो गुट टूट कर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर पाएंगे। आप सपोर्ट में रहें ना रहें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेचुरल अलायंस के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। तो ये गठबंधन भविष्य को देखते हुए किया गया है, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को। वंदे मातरम।